नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम यूपी पीसीएस में आरओ का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 5वां पार्ट है, जो एग्ज़ाम हुआ था 5 दिसंबर 2021 को। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, तो ध्यान से देखना और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। और देखिए, जीके जीएस में महारत हासिल करना चाहते हैं तो जीके जीएस का रामबन का सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और इसमें सही कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर यानी कि करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो सूची है उसमें लोकगीत है, दैट इज अ फोक सॉन्ग के बारे में है। और गायन का अवसर यानी कि ओकेजन ऑफ द सिंगिंग में यानी कि सूची 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि पहला है चैती। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि चैती जो है यानी कि चैत्र महीने में, जो हिंदी कैलेंडर का चैत्र महीना है, चैत्र महीने में इसको गाया जाता है। और बिहार और यूपी में इसका जो है प्रचलन है। और एक बेसिकली जो कृषि का जो हार्वेस्ट किया जाता है तो उसके अवसर पे ये गीत गाया जाता है। तो चैती यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि चैती हो गया यहाँ पर 4, यानी कि मौसमी गीत है, दैट इज़ ए सीजनल गीत। तो सीजनल गीत यहाँ पर हो गया, यानी कि 1 का 4 जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो आंसर यहाँ पर ए आंसर सही हो गया। लेकिन कजरी आपको ध्यान रख लेना है कि कजरी क्या है, तो अवधि जो शब्द है कजरा से है, जो कि विवाह एंड सीजनल गीत ये भी है। तो यानी कि ध्यान रख लेना है कि विवाह एंड सीजनल गीत है कजरी। तो कजरी यहाँ पर हो गया 3 और चैती हो गया यहाँ पर मौसमी गीत, दैट इज अ सीजनल गीत, ये भी है। उसका देखिए रसिया, तो रसिया जो है ब्रज का लोक गीत है। तो जी हाँ, रसिया जो है ब्रज का लोक गीत है। तो यहाँ पर जो है सी का दूसरा हो जाएगा। और सोहर क्या है, तो दोस्तों सोहर है संस्कार गीत। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि बर्थ के टाइम पे, यानी कि कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसके समय पे जो है संस्कार गीत यानी कि सोहर गाया जाता है। तो यहाँ पर आपको डी का एक आंसर हो गया। तो आंसर तो यहाँ पर एक ए है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि चैती क्या है, तो चैती चैत्र महीने में बिहार और यूपी में कृषि हार्वेस्ट के समय यानी कि सीजनल गीत है। कजरी जो है आपको ध्यान रख लेना है कि अवधि शब्द कजरा से बना है, तो यहाँ पर विवाह और सीजनल गीत के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद रसिया जो है आपको ब्रज का लोक गीत है। और सोहर जो है संस्कार गीत है, जो कि बच्चे के जन्म के समय जो है गाया जाता है। तो आंसर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए 62 नंबर समय है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, यानी कि दैट इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनको जो है सजाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 को हुआ। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1 जनवरी 1949 को किया गया। और यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए, सभी का यहाँ पर आपको जो गवर्नर हैं, टोटल अभी 25 गवर्नर जो हैं आरबीआई को सर्व कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको लिस्ट ही दिखाते हैं कि लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर। तो देखिए, सबसे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। तो ध्यान रखिएगा, इनका टाइम पीरियड जैसा कि मैंने बताया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। और यहाँ से उन्होंने 1937 तक का जो है यहाँ पर कार्यकाल संभाले। दूसरे नंबर पे थे जेम्स ब्रेड टेलर, जो कि 1943 तक। लेकिन भारत के पहले जो है भारतीय आरबीआई के गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि तीसरे नंबर वाले और पहले नंबर वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर वाले को भी याद रख लेना है, कभी कभी दूसरे भी पूछा जाता है। तो ब्रेड टेलर थे दूसरे, जबकि पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख और पहले आरबीआई के गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। तो इनका कार्यकाल था सीडी देशमुख का 1943 से लेके 1949 तक। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट हैं उनको जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 15वें नंबर के जो गवर्नर थे मनमोहन सिंह जी, 1982 से लेके 1985 तक ये आरबीआई के गवर्नर थे। तो ध्यान रखिएगा, 15वें नंबर के एक गवर्नर थे आरबीआई के और 13वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो इनका जो है ध्यान रखिएगा। और अभी 25वें नंबर का जैसा मैंने बताया 2018 से शक्तिकांता दास है। तो यहाँ से आपको उसका देखिए एक वाई वी रेड्डी थे, उसके बाद देखिए सुब्बा राव, रंगराजन,
यानी कि रघुराम राजन और उर्जित पटेल। तो ये क्रम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जो है किस हिसाब से पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर मनमोहन सिंह जी, तो मनमोहन सिंह यहाँ पर देखिए 1982 से 85 तक थे। तो ये थोड़ा सा आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको, तो देखिए आईजी पटेल पहले थे, उसके बाद देखिए मनमोहन सिंह, उसके बाद जो है सी रंगराजन और उसके बाद डी सुब्बा राव। तो इस तरह से आपको करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बार और लिस्ट देखिए, आईजी पटेल 14वें नंबर के थे। उसके बाद मनमोहन सिंह जी यहाँ पर 15वें नंबर के थे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मनमोहन सिंह जी 15वें। उसके देखिए रंगराजन 19वें नंबर के थे और देखिए सुब्बा राव यहाँ पर 22वें नंबर के थे। तो इस तरह से इनका जो है क्रम याद रख सकते हैं। अब देखिए जो सर जो है बेनेगल रामा राव लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है गवर्नर थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग 7 साल से ऊपर इन्होंने जो है आरबीआई को सर्व किया एज ए गवर्नर के रूप में। और मनमोहन सिंह जो कि 15वें गवर्नर थे, वो 13वें जो है प्रधानमंत्री भारत के बने। तो ये भी थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंडिया बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट अप टू द 1 करोड़ एंड टर्न ओवर अप टू द 5 करोड़ आर नोन एज। तो देखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है और उसका टर्नओवर अगर 5 करोड़ तक का है, तो उस जो है इंटरप्राइजेस को कौन सा इंटरप्राइजेस बोलते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज। जी हाँ, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म उद्योग उसको बोलते हैं। अब देखिए मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट से कट आउट लिया है, तो देख सकते हैं रिवाइज्ड जो है क्लैरिफिकेशन है 1 जुलाई 2020 से लागू है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंड एनुअल टर्नओवर के आधार पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को कैटेगराइज किया गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज दोनों के लिए जो है ये लागू है। तो इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट तो 1 करोड़ तक का है और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो माइक्रो जैसा क्वेश्चन में था। उसका देखिए स्मॉल कितना है, तो नॉट मोर देन 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़। तो यानी कि 5 गुना इसका करना है। तो देखिए 10 अगर इन्वेस्टमेंट है तो 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको जो है स्मॉल में है। और मीडियम में क्या है, तो देखिए नॉट मोर देन 50 करोड़, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ तक का है, तो यहाँ पर आपको मीडियम में आ जाता है। और इसका जो है टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि उससे कम है तो मीडियम में आता है। तो इस तरह से तीनों कैटेगराइज जो है आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए एक था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 50 था, और टर्नओवर 5 करोड़ था, 50 करोड़ था और 250 करोड़ था। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर जो है सही सुमेलित जो है नहीं है इनमें से जो पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कंपनीज एक्ट था 2013 का। जी हाँ, कंपनीज एक्ट था 2013 का, बिल्कुल सही है। उसका देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 का नहीं बल्कि 1872 का था, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम एक यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है, ना कि 1870 का। उसका देखिए साझेदारी अधिनियम दैट इज़ ए पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, बिल्कुल सही है। उसका देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का है, तो ये भी सही है। तो देखिए इसका तो करेक्ट उत्तर होगा बी, जो कि गलत है यहाँ पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे जो है बड़ा स्रोत क्या है। तो देखिए 3 तरह के सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी सेक्टर में आते हैं सर्विस सेक्टर, जो कि भारतीय के अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान है। तकरीबन 55% जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है सर्विस सेक्टर पे टिका हुआ है, यानी कि सेवा क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं वो कृषि पे जुड़े हुए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं यानी कि योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। अब देखिए जो यहाँ पर जो इवेंट हुए हैं यानी कि योजनाएं जो लागू हुए हैं, तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है कि लॉन्चिंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CDP। तो देखिए CDP का जो है यहाँ पर आपको लॉन्च हुआ है 1952 में। जी हाँ, 1952 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये फर्स्ट मेजर रूरल डेवलपमेंट था, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर जो है 1952 हो गया। उसके देखिए रिकमेंडेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, तो देखिए रिकमेंडेशंस ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसको ध्यान रखना है। चेयरमैन थे इसके बलवंत राय मेहता जी, और रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किया 24 नवंबर 1957 को। तो इसको ध्यान रखिएगा, तो 1957 हो गया ए। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इनिशिएशंस ऑफ द की विलेज स्कीम, यानी कि की विलेज स्कीम की शुरुआत जो है ध्यान रखिएगा 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि 1951 से लेकर 1956 तक चला था। तो की विलेज स्कीम जो है 1950 में, यानी कि उससे पहले। उसका देखिए सेटिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में अंगुल जो है सबसे पहला जो है इफेक्ट में आया 2 जुलाई 1993 को। तो 2 जुलाई 1993 को डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज़ DRDA का यहाँ पर प्रचलन में आया, तो 1993 में। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, और इसको रजिस्टर किया गया अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। तो देखिए आप सही क्रम जो है अगर ढूंढेंगे तो देखिए 3 1 2 4 3 1 2 4 यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा 3 1 2 4। तो सही उत्तर इसका सी सही होगा। तो यहाँ पर सी सही होगा, 3 1 2 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए पहली बार जो है ई राशन कार्ड व्यवस्था सबसे पहले दिल्ली ने शुरू किया था। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा। अब दिल्ली कब, तो 27 मार्च 2015 को अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो 27 मार्च 2015 को जो ई राशन कार्ड सेवा शुरू करने वाला जो है सबसे पहला था दिल्ली। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो देखिए नॉट करेक्ट है। तो देखिए ईमेल क्या है, तो दैट इज ए रेफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल देखिए ये सही है। उसके देखिए WWF दैट इज ए WWW सॉरी, तो वर्ल्ड वाइड वेब, इसको जो है नॉर्मल वेब के रूप में जानते हैं ब्राउज, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब ये भी सही है। उसके देखिए CPU, तो CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये गलत है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 2 कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और जो है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। तो ALU, तो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है ये इस CPU का ही पार्ट्स है। तो इसको जो है ये देखिए सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, तो CPU दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए ए फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 and 2 हेक्टेयर, तो 1 से 2 हेक्टेयर तक का अगर उसके पास जोत भूमि है एक किसान के पास, तो कौन सा किसान जो है उसको बोला जाएगा। तो ये भी देखिए कैटेगरी इसको किया गया है। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका जो है स्मॉल, तो स्मॉल फार्मर इसको बोलते हैं। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लैंड होल्डिंग हेक्टेयर के आधार पे, तो यहाँ पर स्मॉल फार्मर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसके पास जो भूमि है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, और 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको मार्जिनल, तो मार्जिनल और सेमी मीडियम बोलते हैं 2 से 4, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर, और लार्ज जो है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो उसको जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा फार्मर का कैटेगरी इसको बांटा गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। स्मॉल फार्मर है 1 से 2, मार्जिनल है 1 से कम, और 2 से 4 मीडियम, सेमी मीडियम, मीडियम है 4 से 10, और जो है 10 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा भूमि है तो लार्ज किसान उसको माना जाता है। उसके देखिए विथ रेफरेंस टू द क्रॉप रोटेशन, यानी कि फसल चक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डीप रूटेड क्रॉप शुड बी द फॉलोड बाय द सेम टाइप ऑफ द क्रॉप, यानी कि अगर गहरी जड़ वाली फसल के बाद उसी तरह की फसल लगाते हैं नहीं, तो अगर गहरी जो है जड़ वाली फसल लगाते हैं उसके बाद हम सैलो टाइप्स का जो जड़ वाले फसल होते हैं उसको लगाते हैं, यानी कि गहरी जड़ों वाली फसल के बाद छिछला यानी कि कम गहरी वाले जड़ वाली जो फसल को लगाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत। उसका देखिए लेग्यूम मस्ट बी फॉलोड बाय नॉन लेग्यूम, यानी कि फलीदार फसल के बाद बिना फली वाले फसल लेनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही है, यानी कि एक अगर फलीदार फसल है उसके बाद गैर फलीदार यानी कि दलहनी अगर पौधे के बाद जो है गैर दलहनी जो है फसल लगाते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ओनली जो है सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए ये किस लिए किया जाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को करने के लिए किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली होता क्या है, तो देखिए एटमॉस्फेयर में जो 78% जो है यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित है उसको जो है
क्या करता है, तो अमोनिया में बदलता है। तो इसके लिए राइजोबियम बैक्टीरिया जो है काम में आता है। यानी कि बैक्टीरिया जो राइजोबियम है वो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो कि जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको अमोनिया में बदलता है। तो इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है। यानी कि वेयर इन इंडिया द फर्स्ट रबर बेस्ड टायर मेट्रो इज बिल्ड। तो देखिए रबर बेस्ड टायर बनाने का मतलब क्या है कि मेट्रो अब चलेगी सड़क पे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, मेट्रो चलेगी सड़क पे। और इसको ध्यान रखिएगा कि इसको नाम दिया गया है नियो, मेट्रो नियो। तो ध्यान रखिएगा, मेट्रो नियो इसको नाम दिया गया है। यानी कि ये ट्रैक पर ना चलकर रोड पे चलेगी, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और बेसिकली होगा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक बस जो है शुरू किया गया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित इंडेक्स है। तो ब्रेंट इंडेक्स जो है एक क्रूड ऑयल से संबंधित है। तो देखिए बेस्ट इंटरमीडिएट टैक्सेस, और यहाँ पर ब्रेंट इंडेक्स एक क्रूड ऑयल से संबंधित है। तो कच्चे तेल की कीमत निर्धारित करने के लिए ब्रेंट इंडेक्स जो है फॉलो किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रेंट इंडेक्स और बेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर है, दो तरह का है। तो देखिए जो WTI है वो है US ऑयल प्राइसेस के लिए, जबकि ब्रेंट इंडेक्स है ओपेक, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट को ऑयल का प्राइस निर्धारण करने के लिए। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लंदन में है ब्रेंट का, जबकि WTI का है न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल इंडेक्स एक्सचेंज। तो इसको थोड़ा सा जरूर ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो है वैरायटी यानी कि क्रॉप का जो है यहाँ पर काशी लालिमा। तो देखिए काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है। अब देखिए थोड़ा सा इसको जो है लिंक कर सकते हैं, नाम है काशी लालिमा। तो काशी लालिमा यानी कि काशी से कहीं ना कहीं यहाँ पर लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो देखिए काशी लालिमा जो है वो एक लेडी फिंगर यानी कि ओकरा यानी कि भिंडी का एक प्रजाति है। तो आप बोलेंगे एक काशी से कैसे लिंक है, तो जी हाँ आप बताते हैं काशी से लिंकेज इसका। तो आप एक इंस्टीट्यूट का नाम सुने होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, वाराणसी को काशी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि IIVR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। तो इसलिए जो है काशी लालिमा इसका जो है नाम है। भिंडी जो है प्रजाति का नाम है ओकरा यानी कि लेडी फिंगर, और ये लाल कलर का है। जी हाँ, जनरली भिंडी आपने देखा होगा हरे कलर का, लेकिन ये लाल कलर का है। और इसमें क्या है कि ये एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। तो भिंडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो देखिए यानी कि मोस्ट यूजफुल फॉर इन्हांसिंग ऑयल कंटेंट इन द मस्टर्ड क्रॉप। तो यानी कि सरसों में तेल की अगर मात्रा जो है बढ़ाना है तो उसमें क्या हम लोग फसल चक्र में डालते हैं, तो सल्फर। अगर नाइट्रोजन का हम लोग उपयोग करते हैं तो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जबकि सल्फर का हम लोग उपयोग करते हैं तो उससे तेल की मात्रा जो है बढ़ जाती है। तो इसको करेक्ट उत्तर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो लीमा पेरू में स्थित है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो पेरू की जो राजधानी लीमा है यहीं पर जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। और इसको फॉर्मेशंस हुआ था 1971 में। 1971 में इसका फॉर्मेशंस लीमा पेरू में जो है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो है यहाँ पर गठन किया गया था, लीमा पेरू। अब देखिए भारत में अभी क्या इस तरह से कोई संस्थान है आलू से संबंधित। जी हाँ, अब देखिए इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखिएगा कि ICR दैट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत ही है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए थोड़ी सी कहानी जान लीजिए कि भारत में आलू अनुसंधान औपचारिक रूप से 1935 में इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के तहत शिमला, कुफरी,
यानी कि दोनों शिमला पहाड़ी और भोवाली कुमाऊं पहाड़ी में 3 प्रजनन और बीज उत्पादन केंद्रों के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। यानी कि तहत शिमला और कुफरी में, यानी कि दोनों शिमला पहाड़ी के पार्ट हैं और भोवाली जो कि कुमाऊं पहाड़ी के पार्ट हैं, ये 3 प्रजनन और बीज उत्पादन केंद्र थे। तो 1 अप्रैल 1935 से इसका जो है शुरू हुआ था। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, ये 3 जगह जो है इन्होंने जो है केंद्र बनाया था। अब देखिए 1945 में भारत सरकार के तत्कालीन कृषि सलाहकार, जो 1945 में भारत सरकार के तत्कालीन कृषि सलाहकार थे, हर्बर्ट स्टीवर्ट, और कृषि मंत्रालय के सचिव सर फिरोज एम खेरगेट के मार्गदर्शन में केंद्रीय आलू संस्थान की स्थापना की योजना तैयार की गई। अब जो है भारत सरकार को लगा कि केंद्रीय आलू संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, तो डॉक्टर बीपी पॉल और एस रामानुजम और पुष्कर नाथ, डॉक्टर आर एस वासुदेव ने योजना के निर्माण और संस्थान की स्थापना में भाग लिया। तो एस रामानुजम जो उस समय IARI में दूसरे आर्थिक वनस्पति शास्त्री के रूप में काम कर रहे थे, 1946 में योजना को लागू करने के लिए विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली 1 अप्रैल 1935 से शिमला, कुफरी और भोवाली कुमाऊं पहाड़ी में 3 प्रजनन और बीज उत्पादन केंद्र थे। तो भारत सरकार 1945 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, सर हर्बर्ट स्टीवर्ट जो कि तत्कालीन कृषि सलाहकार थे, जो है यहाँ पर एक जो है ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय आलू संस्थान बनाने की व्यवस्था की गई। अब देखिए संस्थान की स्थापना 1949 में पटना में हुई थी। जी हाँ, सबसे पहले जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कहाँ, पटना में की गई थी। जी हाँ, पटना में की गई थी और इसने एक पुराने संस्थान में काम करना शुरू किया और बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई 1 मंजिला जो है इमारत थी। आलू की देखभाल करने वाली IRA के अंतर्गत 3 छोटी इकाइयाँ थी। तो शिमला में आलू प्रजनन केंद्र, कुफरी में बीज प्रमाणीकरण स्टेशन और भवाली में आलू गुणन स्टेशन को नवनिर्मित जो है किया गया और 1956 में जो है शिमला इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। जी हाँ, और 1966 में ICAR को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देखिए लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।